संस्कृताय मित्रों, देखिए आज हम आपको जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि हर बार प्रश्न आते हैं। इन पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए उन्हीं पर चर्चा करते हैं जो हर बार आते हैं। बाणभट्ट का देखिए इसमें दो प्रश्न बनते हैं। बाणभट्ट का या तो आपसे पूछेगा जीवन परिचय लिखिए, ठीक है। तो वैसे तो आप जीवन परिचय पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़े, मैं बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। या तो जीवन परिचय या बाणभट्ट की गद्य शैली पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? गद्य शैली। अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको कि भाई गद्य शैली ज़्यादा ही पूछा जाता है, लेकिन परिचय तो आप थोड़ा बहुत बना ही लेते हैं, समझ ही जाते हैं। पहली लाइन वहाँ पर लिख देना है, बाण संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ यानी प्रमुख गद्य कवि हैं। इसके बाद तुम्हें देखो यहाँ पर आ जाना है, कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ उन्हीं को नोट कर लीजिए। 14 वर्ष की आयु में इनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है, ठीक है। और जो है 55 में ही यानी छोटे उम्र पर ही इनकी माता का देहांत हो जाए। दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम जब जाते हैं तो हमें चीज़ें भूल जाती हैं। एक बार आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो जो बता रहा हूँ उन्हीं को नोट कर दी, वही पॉइंट। अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हैं तो आपका जीवन परिचय पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको लिख देना है कि बाण का जो निवास स्थान है सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद बाणभट्ट का आपको समय बता देना है कि भाई बाण जो है एक हर्ष राजा थे, उसके सभा पंडित थे ये, ठीक है। उसके राज दरबार पर ये जो है कवि थे, काम करा करते थे। बाण के जो समय निर्धारण है इनके कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हर्ष का जो राज्याभिषेक हुआ है अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ और हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई है। यानी कि जो है 42 साल आपका बचा, 42 6 जोड़ देंगे 48, ठीक है। तो 42 साल इसका जो है हो गया। ताम्रपत्रों या कुछ चीनी यात्री जैसे ह्वेनसांग के संस्मरण से जो है हमें कुछ तिथियां जो है प्राप्त होती, इतना आपको वहां बता देना है। फिर एक पॉइंट ये नोट कर लीजिए कि बाण का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कई परीक्षाओं में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न, ठीक है। इसके बाद आपको 8वीं शताब्दी से लेकर अनेक संशोधनकारों ने बाण और उनके ग्रंथों का उल्लेख किया है। अब आपको फिर क्या लिखना है कि भाई बाण की कुछ रचनाएं हैं, तो वहाँ रचनाओं को भी आपको लिख देना, ठीक है। इनकी बता देना, हर्षचरित इनकी जो है प्रथम कृति है, ये भी आप अगर लिखना चाहें, अगर याद रहे तो आप लिख देना। हर्षचरित जो है बाणभट्ट की प्रथम कृति है। कादम्बरी बाणभट्ट की जो है कथा हो गई, और इनके 3 ग्रंथ और हैं, चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक और पार्वती पैडे, ठीक है। इतना जो है चंडी शतक जो है इसमें जो है 100 श्लोकों में माँ चंडिका की स्तुति की गई है। ये जो है इस प्रकार से आप वहाँ इतना रचनाएं जो है लिख देना। ये देखिए आप, अब देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि भाई बाण की शैली एवं काव्य सुंदर, ठीक है। बाण की शैली या कह लें गद्य शैली, अब कन्फ्यूजन ना होना, गद्य शैली पूछे या जो है काव्य सुंदर, वो बात एक ही है। अब मैं आपको पूरा देखिए क्या कैसे बताना है वो चीज़ मैं आपको नोट कराने वाला हूँ। पहली लाइन नोट करना है, वहाँ पर लिखना है, अभी नोट बना सकते हैं ये चीज़ जो बता रहा हूँ। बाण संस्कृत गद्य के मूर्धन्य सम्राट कवि, पहले उनकी थोड़ी बड़ाई बता देना। इसके बाद अगर ये आपको याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इधर छोड़ दीजिए, आ जाइए। अब आपको ये, लेकिन पहली लाइन ये वाली ज़रूर लिख देना। फिर कुछ चीज़ें आपको बना कर लिख देना कि भाई इन्होंने प्रकृति का बहुत ही अच्छा किया है, इन्हें श्लेष अलंकार, प्रसन्नता, सुंदर प्राकृतिक वर्णन करते थे बाणभट्ट, ठीक है। तो इस प्रकार को आप कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ लिख देना। अब रीति में देखिए आपको बाण की सटीक बताना, बाण की पांचाली रीति के कवि हैं, ठीक है। बाण जो है कैसे कवि हैं, तो पांचाली का मतलब क्या होता है कि विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग। भाई जैसे अगर प्रकृति का वर्णन है तो प्रकृति की बातें कर रहे हैं, तो विषय के अनुरूप जो है वो सिद्ध हस्त कवि हैं, ये आपको रीति में लिख देना है। शैली, अब देखिए आपको क्या करना है, लिखना है कि भाई देखो मैं बता रहा हूँ, बाण की गद्य शैली में आपको हेडिंग अभी लिख लो, हेडिंग लिखोगे रीति, वहाँ भूल जाता है रीति शैली। तो शैली में अब क्या बताएंगे, बाण के समय 3 प्रकार की शैली जो है प्रसिद्ध थी। कौन सी? दीर्घ समासा, अल्प समासा और समास रहित। बस इनके नाम नोट कर लीजिए, वहाँ आपको मेन पॉइंट यही है, बाण के समय कितने प्रकार की शैली प्रसिद्ध थी? 3 प्रकार की, दीर्घ समासा, अल्प समासा, समास रहित। बाण किसी भी शैली पर विशेष यानी कोई शैली पर उनका विशेष आग्रह नहीं रहा, सब पर उन्होंने
समान अधिकार दिखाया। अब इनकी बाण की भाई भाषा कैसी थी, तो बाण की भाषा का जो प्रवाह है वो अविच्छिन्न है, यानी कि कोई रुका हुआ धारा नहीं है, न जाने कैसी बाण की भाषा है। उन्होंने भाव भाषा का अत्यंत सुंदर समन्वय जो है, समन्वय यानी कि जो है साथ में उनको जो है भाव और भाषा को ऐसे मिलाकर समन्वय, उनका जो समन्वय कर दिया, उनको मिलाकर प्रस्तुत कर दिया। बाण श्रृंगार रस के वर्णन में कोमल पदावली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। आगे चलिए, अब आपको अलंकार, ये हेडिंग लिख लो। अलंकार में बाण की रचनाओं की छटा दर्शनीय है, उन्होंने अलंकार का प्रयोग समुचित रूप से किया है। ये चीज़ जो है आपको अलंकार में। अब आपको आ जाइए रस में। रस में बता देना है, बाण जो है रस सिद्ध कवि है। श्रृंगार रस जो है उनका प्रिय रस है बाण का। संयोग के दो भेद होते हैं, वो श्रृंगार के दो भाग, एक संयोग और एक विप्रलंघ। तो वह संयोग के श्रृंगार के वर्णन में जितने सिद्ध हंसते हैं, उससे अधिक सफलता उन्हें विप्रलंघ श्रृंगार के वर्णन में भी मिलती है। ये आपको लिख देना है। अब चरित्र चित्रण में क्या बताना, देखो बाण ने हर्षचरित में ऐतिहासिक, कादंबरी में काल्पनिक पात्र, जो कादंबरी इसमें काल्पनिक कल्पना के द्वारा ली है। कोई उन्हें जैसे कल्पना होती है ना कि भाई हम वहाँ कल पहुँच जाएंगे, एक कल्पना करते हैं। और यह एक ऐतिहासिक का मतलब क्या हुआ, ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से संबंधित है, इतिहास से हमें चीज़ें बताती है। तो ये आपको इतिहास में भी पढ़ने को मिली। कौन, हर्षचरित। पूछा जाएगा हर्षचरित किसकी रचना है, आगे आप पढ़ेंगे तो हर्षचरित किसकी रचना हो जाएगी, बाण भट्ट की रचना हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको लिख देना है। बाण ने तत्कालीन समाज संस्कृति का बहुत सुंदर चित्रण जो है सुंदर और सजीव चित्रण किया है। ये चीज़ें आपको लिख देना। फिर आपको लास्ट में थोड़ी बड़ाई बता देना है बाण भट्ट की, कि बाण भट्ट किसी प्रकार से न्यून नहीं है। बाण को हम प्रकृति प्रेमी और सिद्धहस्त कवि कह सकते हैं, जिन्होंने चरित्र चित्रण में सुंदर और सजीव चित्रण प्रस्तुत किए। ये चीज़ें आपको लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ आपको ये जो है आपको बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आता भी है तो ठीक है, अगर आता भी है तो आप जो है ये चीज़ें आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, बस यही चीज़ इसमें लिखा हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको जीवन परिचय में परेशान है कि भाई जीवन परिचय कौन, जैसे शूद्रक का हो गया, चंडाल कन्या क्या हो गया, या वैश्वपायन का याद कर लें, या जो है कादंबरी का याद कर लें। तो मैं आपको बता दूं तो आना ही आना है, 100% रख लीजिए। जो बात बता दी मैंने आपको, ये 100% आपको कहीं नहीं भटकना है। अगर आपको अच्छे नंबर लेना है तो बस चंद्रापीड़ का याद कर लीजिए, चंद्रापीड़ के अलावा कोई ना पढ़िए, जब ना आए तब बताना। ठीक है, ये जो 100% बता रहा हूँ। या तो आप अगर 2 याद करना चाहते, कहते भाई गुरुजी हम 1 याद नहीं करेंगे, 2 याद करें, तो चंद्रापीड़ और महाश्वेता, चंद्रापीड़ महाश्वेता। ठीक है, 2 याद कर लेना, चंद्रापीड़ महाश्वेता। तो अब भाई देखो चंद्रापीड़ का बता देता हूँ। चंद्रापीड़ देखो, पहले इनकी हेडिंग आप पूरी याद कर लेना। रूपवान, भाई चंद्रापीड़ बहुत ही सुंदर राजकुमार है, उसमें यौवन आता है तो उसका जो रूप होता है वो निखर उठता है। भाई देखते जब 18 साल का लड़का होता है तो उसका जो रूप होता है थोड़ा सुंदर, ये लड़की होती है या लड़का होता है, कितना थोड़ा सुंदर लगने लगता है देखने में, है ना। तो यही रूपवान में आपको बता दूं। बुद्धिमान, भाई बुद्धि का मान, यानी उसके पास दिमाग है। गुणवान है चंद्रापीड़, बुद्धि में तीव्र है, यानी बहुत जल्दी जो है चीज़ों को ग्रहण कर ले। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आप तुरंत मेरी बात को समझ रहे हैं कि भाई बुद्धिमान में सर क्या बताएं, क्या लिखना है, रूपवान में हमें क्या बताएं। तो इस प्रकार की तीव्र बुद्धि जो है चंद्रापीड़ में है। वो विद्या मंदिर में जाता है तो जो उसके आचार्य उसको पढ़ाते हैं जो विद्याएं, उनको वो जो है बहुत ही समय, यानी बिल्कुल थोड़े ही समय में, यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप भी मेरी तुरंत बातों को सुन रहे हैं, ध्यान से आपको याद हो रही हैं। इसका मतलब आप तुरंत जो है मेरी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको दोबारा पढ़ना पड़े। सभी शास्त्र, जो भी शास्त्र हैं, जैसे आपको स्कूल में कई कबड्डी खिलाया जाता है, कई चीज़ें, ये चीज़ तो सभी शास्त्रों में और घोड़े और हाथी पर सवारी, पक्षियों की भाषा का आदि सभी में वो जो है पारंगत है। कौन, चंद्रापीड़। इसके बाद देखिए वीर, वीर से मतलब क्या आ रहा है, वीर यानी जो है एक साहसी योद्धा जो होगा। तो ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर आप बस आपको हेडिंग याद कर लेंगे तो आप ये चीज़, बस मैं बता रहा हूँ हेडिंग पढ़ लो, बाकी आप ये चीज़ें वहाँ लिख दोगे अपने से। वीर है वो, चारों दिशाओं को जीत कर लात आता है। जब वो कहाँ जाता है, दिग्विजय करने के लिए चलता है युवराज बनकर। युवराज का मतलब होता है राजा। जब राजा बनकर वो जाता है ना, तो वो जो है चारों दिशाओं को जीत कर ले आता है। सच्चा मित्र है, क्योंकि वो जो है अपने मित्र वैश्वपायन के बिन नहीं रह सकता। जब उसे पता चलता है कि भाई महाश्वेता ने उसके मित्र को श्राप दे दिया,
तो वो मर गया तो भाई इसके चंद्रापीड़ ने भी अपने प्राणों को त्याग देता है। ये देखिए, ये चीज़ आपको समझना है, अब रटना नहीं है, ठीक है। सच्चा प्रेमी में क्या बताएंगे, कादम्बरी जो है, चंद्रापीड़ जो है कादम्बरी से बहुत ही प्रेम करता है, प्यार करता है, आंधी तूफान में भी अपनी कादम्बरी से मिलने जाता है, ये आपको लिख देना। अच्छा, दिव्य पुरुष में अब ये आपको थोड़ा यहाँ इतना चीज़ जो है आपको रट लें, चाहे याद कर लें, चाहे समझ लें मुझसे, ठीक है। चंद्रापीड़ यद्यपि राजा तारापीड़ का पुत्र अर्थात लौकिक मनुष्य है, परंतु वास्तव में वह लोकपाल चंद्रमा है। शाप के कारण वह पहले चंद्रापीड़ के रूप में, फिर शूद्रक के रूप में जन्म लेता है। शाप मुक्त होकर वह फिर चंद्रलोक हेमकूट उज्जैनी पर शासन करता है। संक्षेप में अब आपको ये पॉइंट नोट कर लेना, सभी मित्र लिखेंगे। चंद्रापीड़ चंद्रमा का अवतार है, वह वीर है, बुद्धिमान है, गुणवान है, राजकुमार में जो है पृथ्वी पर जो है अवतरित हुआ। ये चीज़ आपको वहाँ पर पूरा लिख देना है। अब देखो, ये महाकवि कालिदास का अगर आपसे जीवन परिचय पूछेगा तो आराम से आप कालिदास के बारे में बहुत कुछ पढ़ें, कक्षा 9 से बहुत चीज़ें लिख सकते हैं आराम से। इसे मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई हमें देखना है तो आप जो है हमारी वीडियो पड़ी हुई वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो कालिदास का ये जो है जीवन परिचय, ये आप जब आप लिखें कालिदास का जीवन परिचय तो ये रचनाएं, सातों रचनाएं भाई लिख देना। मालविका, मित्रम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ये जो है आपको अगर रचनाएं वहाँ लिख देंगे तो आप जो है बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और देखिए, जो परीक्षा में आने वाला है वही पर चर्चा, कालिदास की शैली आने वाली है, हर बार आती कालिदास, इसलिए मैं इसे बताऊंगा। और नोट करना मित्रों कि अभी आज अगर आप कहेंगे तो हम आपकी जो है 8 बजे क्लास कर देते हैं, शाम को 8 बजे क्लास कर देते, उसमें आप लाइव हमसे जुड़कर जो है जितने भी प्रश्न होंगे, जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जैसे आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में, रघुवंश महाकाव्य में, और कौन कौन से गद्यांश तैयार कर लें, उनके बारे में हम चर्चा कर देंगे, आपको बता देंगे और जो है पूरा बता देंगे कि यही आने वाला है। वो आप 3-4 श्लोक तैयार कर लेना, बस वहीं आपका पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। बस आपको संस्कृत का प्रचार प्रसार करना है, लोगों तक संस्कृत को फैलाना है, बताना है अपने मित्र तक। कविता कामनी कांत कालिदास की शैली में कहीं उपमाओं का ललित है, ये चीज़ पहली हेडिंग आपको लिख देना, ठीक है। इस प्रकार से नोट बना लीजिए इस प्रकार से, और ये 2-3 जो हेडिंग है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, उन कहीं प्रांजल या पदावली का शौकुमार, और कहीं प्रसाद, कहीं माधुर, ये तो आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद, माधुर इस प्रकार का बना कर लिख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और अगर अलग से आप देखना चाहते हैं तो हम डाले हैं वीडियो, वहाँ देख लीजिए। अब भाषा में क्या लिखें, कालिदास की भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि वो सदा रसों से भरी होती थी, सबको पसंद आती थी। जो लोग रस अनुवाद लेते थे, कहे भाई वाह बहुत अच्छा तुमने बताया। प्रकरण प्रसंग पात्र वर्णन में, यानी जो पात्रों का उन्होंने वर्णन किया बहुत अच्छे प्रकार से करते हैं, जो कि जो है जिस पात्र का जिस प्रकार से वर्णन करना चाहिए उसी प्रकार से कालिदास करते हैं, और कालिदास इस कला में सिद्ध हस्त हैं, ये आप लिख देना। इसके बाद आपको लिखना है लंबे समासों का प्रायः अभाव है, कालिदास का यह शब्द लाघव उनकी कलात्मक अभिरुचि का परिचायक है, यानी वो लंबे समासों का कालिदास प्रयोग नहीं करते हैं। भावाभिव्यक्ति में क्या बताना भाई, कालिदास ललित भावों के कवि हैं, उनके काव्यों में कल्पना की ऊंची उड़ान, मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति और भाव सौंदर्य पग पर परिलक्षित होता है। रस में क्या बताएंगे भाई, कालिदास को आप अभी बताएं कि भाई कालिदास का मूल जो रस है वो श्रृंगार है, ठीक है। कौन सा रस है, और ये सभी रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका श्रृंगार कालिदास का प्रिय अलंकार है। वे संभोग और भी, क्योंकि श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, एक संभोग और एक विप्रलम्ब। संभोग में जब नायक नायिका, ये जो श्रृंगार होता है इसमें जब नायक नायिका आपस में बिल्कुल मिले रहते हैं, प्रेम करते हैं, तब ये श्रृंगार आपका होता है। अब विप्रलम्ब का मतलब भाई देखिए जानते हैं नामे से, यानी दूरी होना। जब आपकी प्रियतमा आपसे दूर हो जाती है, आप किसी से प्यार करते हैं, आपसे वो दूर, तो वो विप्रलम्ब श्रृंगार हो जाता है। तो इन दोनों श्रृंगारों पर, जो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, इन पर भी कालिदास बहुत ही पारंगत और सिद्ध हस्त हैं, ठीक है। ये आपको लिख देना। कालिदास ने करुण रस में भी जो है अपना वर्णन अत्यंत मार्मिक किया, जो कि आप देखे होंगे जब शाकुंतला विदा हो रही थी तो कंड ऋषि किस प्रकार से रो रहे थे, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी प्रकार से हम समझाएं, वहाँ आप देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। लेकिन बस जो अभी आज आपको मुख्य बता रहे हैं वहीं पर फोकस करिए, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। गुण और रीति में क्या बताना है, कालिदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी लोकप्रियता का प्रधान जो कारण है क्यों हैं, तो उन्होंने ललित युक्त तथा परिष्कृत शैली का प्रयोग किया है। कालिदास वैदर्भी
रीति जो कालिदास के ग्रंथ हैं वो कहे में लिखे भाई, तो एक वैदर्भी रीति है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदास, तो कालिदास जो है वैदर्भी रीति, तो वैदर्भी रीति में जो है कालिदास लिखे हैं। ठीक है, अब इतना चीज़ आपको वहाँ पर लिख देना है। अलंकार में आप लिखेंगे कालिदास के काव्यों में अलंकार विधान अनायास सिद्ध, पद पद पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, दीपक, अर्थान्यास, उत्प्रेक्षा के दर्शन होते हैं। यद्यपि बस 2-3 अलंकार आपको, वैसे आप नाम तो सुने होंगे भाई, दीपक, व्यतिरिक्त, प्रति वस्तुपमा, श्लेष, निदर्शना, जो भी आपको अलंकार देखिए लगभग अनुप्रास, उपमा, रूपक, दीपक, अर्थान्यास, उत्प्रेक्षा, सब अलंकार आ गए। तो आप जो भी 4-5 अलंकार आपको ध्यान आए वहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अच्छा देखिए आगे आपको समझ लेना है। जैसे अगर आपको आ रहा है तो भाई ये श्लोक अगर आपको याद आ रहे हैं तो आपको वहाँ पर जो है लिख दें। तो वहाँ पर अगर आपको याद आ रहा है तो श्लोक लिख सकते हैं, बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होने वाला है। कि पुरुष्कृतावर्तमान पार्थिवेन, ठीक है, ये आपको वहाँ लिख देना है अगर याद। अप्रत्योद्गता प्रार्थ्योधर्मपतन्या तादंतरे सा वीरराजधेनुर्दिन क्षमामाधिगतेव संध्या, ये आपको लिख देना है। अच्छा अब लास्ट में आपको देखिए थोड़ा ये आइए इधर आपको लिख देना भाई कि वर्णन वैचित्र में कालिदास वर्णों में बहुत ही जो है जो भी वर्णन करते हैं वो अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करके जो है कालिदास करते हैं। ये यानी प्रकृति के कालिदास प्रकृति का वर्णन करने में सिद्ध हस्त हैं। जैसे आपने बाण को देखा कि बाण ने भी प्रकृति का वर्णन करने में सिद्ध हस्त हैं, ये चीज़ आपको लिख देना। देखिए हेडिंग आपको पूरा। अब आपको छंद योजना में बता दें महाकवि कालिदास छंदों के प्रयोग में बहुत ही कुशल हैं। वो छंद इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। कालिदास ने अनुष्टुप छंद को ज़्यादा ही महत्व दिया है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कौन सा छंद? अनुष्टुप छंद। ठीक है, क्योंकि ये जो है अनुष्टुप छंद का अपने ग्रंथों पर ज़्यादा ही प्रयोग करते हैं। अगर लिखना चाहें याद आ जाए तो भावानुकूल छंद, गलत ना लिखना, छंदों का प्रयोग करते हैं। करुण भावों को व्यक्त करने के लिए मंदाक्रांता, देखिए मंदाक्रांता जलाधि सड़ गए भो न तो गुरुजी, तो ये मंदाक्रांता। एक कालिदास का आप पढ़े होंगे मेघदूत, तो मेघदूत आपने पढ़ा तो ये जो मेघदूत है मित्रों, तो ये मेघदूत में समझ लीजिए कि भाई पूरे मेघदूत में जो श्लोक होते हैं ना संस्कृत के, तो जो श्लोक होते हैं उन पर इन्होंने कालिदास ने मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है। छंद आप पढ़े ना तो एक मंदाक्रांता छंद होता है, उसका जो है उनमें पूरा प्रयोग किया है। गंभीर भावों को व्यक्त करने के लिए शार्दूल विकीर्णित छंद का प्रयोग किया। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देना। अच्छा ये भी प्रश्न आता है भाई उपमा कालिदास से, तो मैं अलग से इसे डाल दिया हूँ। उपमा कालिदास में क्या बताना है, उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, ये आपको इतना। और ये उपमा में आपको क्या करना भाई, ये श्लोक याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये श्लोक जो है आपको याद करना पड़ेगा। मैं आप वीडियो बनाकर डाला हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन्हें जो है जैसे तस्याखुरन्यान से पवित्र, तो 2-3 अगर श्लोक आपको याद आ रहे हैं, जैसे सरल सा संचारणी दीप सीखे उरात्रो ये अम्बेतीता ये पतिम वराशा नारेन्द्र मार्ग देव प्रभेदे विवर्ण भावा शशि भूमि पाला। अब जैसे अगर आपको कुछ और लिखना है तो भाई यहाँ लिख सकते हैं पुरुष्कृतावर्तमाने पार्थिवेन प्रत्योद्गता पार्थ्योदर्पतन्या तदंतरे सा वीरराजधेनु दिन क्षमामाद्य गते वो संध्या। तो 2-3 श्लोक वहाँ आपको लिख के आना है। देखिए अगर श्लोक लिख देंगे, क्योंकि उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, तो आपको थोड़ा नंबर जो है बेहतर मिलने वाले हैं। ठीक है, और देखिए सूक्तियाँ मैं आपको महत्वपूर्ण बता ही दिया हूँ, आपको कोई सूक्ति पढ़ने की जरूरत नहीं। अति स्नेह पाप संकी पढ़ लेना है, और ये पढ़ लेना है शांता निकोले पवनश्चे शिवश्चे पन, अगर पढ़ना चाहें। बाकी महत्वपूर्ण अगर आप देखिए मैं पूरी महत्वपूर्ण बता दिया हूँ कई बार वीडियो में। अति स्नेह पाप संकी 1 हो गई, 2 सूक्ति मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, ये अब ये इधर आ जाइए, 2 सूक्ति मैं आपको महत्वपूर्ण सूक्तियाँ बता दिया हूँ। 1 सूक्ति बता दिए ना, अब इधर, अच्छा इधर है। ठीक है, तो देखिए कहाँ गई सूक्ति आपकी, ये हो गई अति स्नेह पाप संकी, और ये सूक्ति अर्थो ही कन, ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। 22 नंबर श्लोक है आपका। ठीक है, अंतिम श्लोक है ये, क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंग में कुल 22 श्लोक हैं।
तो ये जो है अर्थो ही कन्या परिकीययो तामद्य संप्रेष्य परे गृहे तो जातो ममायाम विसदा प्रकामम प्रत्यर्पितन्यांसी वान्तरात्मा। तो ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको व्याख्या में पूछा जा सकता है और जो है ये सुक्ति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और 8 बजे हम आपकी क्लास लेंगे, 8 बजे आप शाम को जो है आना, तो 8 बजे जो है हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे श्लोक हैं और इन पर सब चर्चा करके आपको बता देंगे, बेहतर आपका पेपर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो है अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिए, संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए। नमः संस्कृताय।